चलो, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट शुरू करना है। शुरू करना है मतलब क्या, वही रिवाइज ही करना है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, पहले तो देखो स्क्वायर मतलब क्या है, एक ऐसा डायग्राम जिसमें चारों साइड्स सेम, राइट, और दोनों के बीच में एंगल 90। यानी कि अब अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का एक कॉन्सेप्ट है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल ऐसा टेढ़ा मेढ़ा क्वाड्रिलेटरल है, इसमें अगर तुम वन पेयर, चलो उसको थोड़ा सा रिवाइज मतलब वही ले लेते हैं। देखो कोई भी क्वाड्रिलेटरल उठाया तुमने, उसका वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, अगर इसको पैरेलल बना दो तो ये बन जाता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम यानी कि दो, मतलब कोई भी एक पैरेलल बना दो ऑपोजिट पेयर का, ऑपोजिट साइड्स का पेयर, तो दिस इज अ ट्रेपेजियम। अब अगर इसी क्वाड्रिलेटरल को, जिसमें एक साइड पैरेलल है, मतलब एक ऑपोजिट साइड का पेयर पैरेलल है, उसमें अगर बोथ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल कर दो, बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, तो ये बन जाता है पैरेललोग्राम। क्या होता है ये, दोनों भी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, है ना। तो ये चार पॉइंट्स मिला के जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, दिस इज पैरेललोग्राम। अब इसी पैरेललोग्राम को, पैरेललोग्राम की 5 प्रॉपर्टीज होती हैं। पैरेललोग्राम की 5 प्रॉपर्टीज कौन से हैं, ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट साइड्स, एडजेसेंट एंगल्स, एंगल साइड, एंगल साइड, ऑपोजिट साइड्स हुआ है, एडजेसेंट साइड का कुछ नहीं होता है, तो ऑपोजिट साइड्स ही डबल आता है, राइट। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, ऑपोजिट साइड्स इक्वल, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मतलब जिनका सम 180 है, और ऑपोजिट साइड्स पैरेलल। ये 5 प्रॉपर्टीज हुई, और इसके साथ एक पांचवा, सॉरी ये 4 प्रॉपर्टीज हुई, इसके साथ एक 1 मतलब एडिशनल 1 है, जो कि 5वां प्रॉपर्टी है, वो है डायगोनल के बारे में, कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो पैरेललोग्राम कैसे बना है, ऐसा ट्रेपेजियम जिसमें दोनों, यानी कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसने दोनों ऑपोजिट पेयर्स ऑफ, दोनों पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो अगर दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के साथ पैरेलल है तो वो पैरेललोग्राम बनता है। ट्रेपेजियम का एक ही प्रॉपर्टी है कि सिर्फ उसका एक पेयर ऑपोजिट साइड्स का पैरेलल होता है। तो पैरेललोग्राम में दोनों पेयर ऑपोजिट, दोनों पेयर्स पैरेलल हुए। भाई वर्ड्स ही नहीं आ रहे मेरे को, तबीयत ठीक नहीं है तो। हाँ, अब इसके 5 प्रॉपर्टीज। हाँ, क्या हुआ? सर्दी, अच्छा। साइनस के ग्लैंड से ना फूल जाते हैं। अरे सेम, मेरी मम्मी और पापा को भी वही है। हाँ, तो साइनोसाइटिस बोलते हैं उसको। हाँ हाँ। वो मतलब के, सर्दी को ठीक कौन करता है, साइनस ग्लैंड्स एक्चुअल में। तो सर्दी हाँ क्या हाँ। होता है, एक्सर्शन ऑफ, नहीं एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम म्यूकस। तो म्यूकस के थ्रू हमारा वेस्ट निकलता है ना, वो अगर एक्सेसिव हो जाए तो सर्दी होती है। और सर्दी मतलब वो साइनस ग्लैंड से बाहर निकलता है, नाक से। तो साइनस ग्लैंड होते हैं ये चिक बोन्स, चिक के ऊपर की बोन्स, इन बोन्स में जो भरा होता है ना, दैट्स वाई इट पेन्स टिल, मतलब पीछे की तरफ। तो दिमाग में पूरा जो पट्टा है ना ये वाला आंखों का, इसमें होते हैं वो साइनस ग्लैंड्स, तो वो पूरा पेन करता है फिर। हाँ, तो ये 5 प्रॉपर्टीज है जिनमें से 4 कौन है, एंगल साइड और डायगोनल्स 5 हुए। इसमें भी देखो ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट साइड्स, एडजेसेंट एंगल और एडजेसेंट साइड्स होने चाहिए थे, पर हम ऑपोजिट साइड्स का ही पैरेलल लेते हैं, मतलब प्रॉपर्टी लेते हैं। आया, ये 5 प्रॉपर्टी हुई भाई। अब इसके बाद आता है ऐसा पैरेललोग्राम, इसका ये देखो, ये एरो मैंने जो लगाया ना, इसका मीनिंग है एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, इसको बोला जाता है रोम्बस। अगर ये रोम्बस ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके सारे साइड्स इक्वल हैं, इसका मतलब रोम्बस भी तो एक पैरेललोग्राम है ही ना। तो पैरेललोग्राम के पांचों प्रॉपर्टीज रोम्बस में आएंगे। पर इसमें 2 मॉडिफिकेशंस क्या हुई, देखो ऑल साइड्स हैं, ऑल साइड्स यानी कि जब हमने बोला था ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं,
तो दूसरा पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल हो ना हो सकता था, अलग अलग हो सकता है। मतलब ये इसमें ये दोनों अगर इक्वल हुए तो ये दोनों इन दोनों से अनइक्वल हो सकता है। पर अगर मैं दोनों पेयर्स यानी कि ऑल साइड्स इक्वल मानूं तो ये रोम्बस बन जाएगा। यानी कि रोम्बस कौन है? एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें चारों साइड्स इक्वल है। आया? तो इसमें एक दूसरा मॉडिफिकेशन आता है डायगोनल्स में कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स ओनली बाइसेक्ट ईच अदर, पर रोम्बस के डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली। दिस इज न्यू मॉडिफिकेशन। परपेंडिकुलरली यानी कि जो डायगोनल्स है ना उनमें आपस में एंगल होगा 90 डिग्री। आया? हाँ। तो इधर हुए 5 प्रॉपर्टीज, इधर हुए 3+2 प्रॉपर्टीज। 3+2 यानी कि इनमें से 3 कांस्टेंट रहे, 2 मॉडिफाई हुए। समझ में आया? अभी इसी रोम्बस को अगर मैं फैलाऊं, आगे फैलाऊं मतलब अभी इसी इनकी जो प्रॉपर्टीज थी इनमें क्या किया मैंने? एंगल को बना दिया 90। एनी वन या ऑल? एनी वन या ऑल मतलब एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें, सॉरी, एक ऐसा रोम्बस, रोम्बस मतलब पैरेललोग्राम विथ इक्वल साइड्स। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं रोम्बस विथ एनी और ऑल एंगल्स 90। यानी कि एक ऐसा रोम्बस है जिसके एंगल्स 90 है। अगर रोम्बस है मतलब ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके सारे साइड्स इक्वल है। अब ये पैरेललोग्राम था, इसका एंगल एक्यूट था, इसको मुझे इक्वल बनाना है 90 के, तो ये ऐसा जाएगा। पर जबकि ये पैरेललोग्राम और रोम्बस दोनों है तो इसको ऑपोजिट साइड्स भी पैरेलल बनेंगे, और इसके पैरेलल तो ये था ही पहले से। यानी कि ये ऐसा बनेगा एंड दिस इज कॉल्ड अ स्क्वायर। समझ में आया? हाँ सर। तो रोम्बस के ही एंगल्स को अगर 90 बना दिया, अब देखो इसमें अगर एक एंगल भी 90 बना दिया जाए तो सारे ही एंगल्स 90 हो जाने हैं, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज कौन सी थी? ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री। इसका मतलब यहां पे अगर मैं इधर 90 लिखूं तो ऑपोजिट एंगल भी 90 होगा, और अगर ये 90 है तो ये 180 माइनस 90 होगा, तो दिस विल बी अगेन 90। तो 90 ही बनेंगे सारे एंगल्स। कब? जब मैंने रोम्बस का एक एंगल 90 कर दिया। तो सारे बोलो या एक बोलो 90 अगर हो जाए तो हो गया वो। आया समझ में? हाँ। चलो इसको नहीं मिटाऊंगा, छोड़ो। क्या क्या किया हमने? ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, हो गया। अब जैसे पैरेललोग्राम से रोम्बस, रोम्बस से स्क्वायर आए हैं ना, वैसे ही पैरेललोग्राम से दूसरा एक डायग्राम बनता है। एक पैरेललोग्राम विथ एनी और ऑल एंगल 0, सॉरी 90। 90 यानी कि देखो यहाँ पे रोम्बस को अगर मैं 90 बनाता हूं, इसका मतलब सारे साइड्स इक्वल है ऐसे बोला गया है, क्योंकि रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम विथ ऑल साइड्स इक्वल। पर यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ पैरेललोग्राम विथ ऑल एंगल्स 90, इसका मतलब पैरेललोग्राम के सारे साइड्स इक्वल हो जरूरी नहीं है। दिस इज अ पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 था, मैं इसको 90, सॉरी एक्यूट था, इसको मैं 90 डिग्री बना दूं तो ये भी 90 बनेगा एंड दिस विल बिकम रेक्टेंगल। आया? हाँ। अब देखो जहां से जो डायग्राम बनी है, यानी कि स्क्वायर किससे बना है? रोम्बस से। तो रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज इसमें आने वाली है, सिर्फ एक मॉडिफिकेशन हुआ है कि ऑल एंगल्स आर इक्वल विच इज 90। पैरेलल रेक्टेंगल कहां से बना है? पैरेललोग्राम से। तो पैरेललोग्राम की पांचों प्रॉपर्टीज इसमें आने वाली है, बराबर ना? बस उसमें एक मॉडिफाई क्या हुआ? ऑल एंगल्स 90। तो तुम्हें किसी भी डायग्राम का प्रॉपर्टीज अगर चाहिए तो तुम्हें ये चार्ट पता हो, एंड सेकेंड थिंग पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पता हो। इतना ही है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर। तो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में देखो पहले तो आया हमारा ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में हमने देखा कि वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, सॉरी अरे यार, ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल। सेकेंड हमने देखा पैरेललोग्राम, इसमें क्या है? बोथ पेयर्स ऑफ
ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। तो ये बना ऐसे। अब इसमें कंडीशन है ट्रेपेजियम में कंडीशन ये है कि अगर नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हुए, ट्रेपेजियम की कंडीशन क्या है, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल, एक पैरेलल है, पर जो नॉन पैरेलल है वो कैसे भी हो सकते हैं, वो ऐसे हो सकते हैं, दिस इज ऑल्सो ट्रेपेजियम। पर मैंने बोला कि भाई ये लेंथ और ये लेंथ जो कि नॉन पैरेलल साइड्स हैं, उनकी लेंथ अगर इक्वल सर हुई, सर हाँ आपकी आवाज टूट रही है और आपकी स्क्रीन भी ब्लर है। आवाज नहीं टूटनी चाहिए, आवाज तो क्लियर है, माइक में भी चार्जिंग भर भर के है, स्क्रीन ब्लर हो रही है। हाँ अब स्क्रीन भी नहीं ब्लर होनी चाहिए। कहाँ थे। हाँ जी, तो अगर ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स दिख रहा है ना, क्लियर। हाँ हाँ तो नॉन पैरेलल साइड्स अगर इक्वल हुए तो इसको एक नाम दिया गया है, दैट इज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल हैं। तो ट्रेपेजियम में भी जब दो नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हुई तो उसको बोला जाता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो पैरेललोग्राम हमने देखा, पैरेललोग्राम इज लाइक दिस, इसमें 5 प्रॉपर्टीज हैं। अब देखो, ऑपोजिट एंड एडजेसेंट, ये हमें बताता है कौन से साइड्स लेने हैं, ऑपोजिट एंगल्स और एडजेसेंट एंगल्स, दिस इज एडजेसेंट एंड दिस इज ऑपोजिट, है ना। वैसे ही साइड के बारे में भी है, वैसे ही साइड के बारे में है कि दिस इज ऑपोजिट एंड दीज टू आर एडजेसेंट, राइट। तो ऑपोजिट और एडजेसेंट के जब 4 पेयर बनते हैं, 4 पेयर यानी कि साइड्स एंड एंगल्स, देखो ये एक बॉक्स को देखो, इस बॉक्स में क्या लिखा है, ऑपोजिट साइड्स ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट एडजेसेंट साइड्स एडजेसेंट एंगल। तो ऑपोजिट के साथ निकले हुए 2 एरोज, एडजेसेंट के साथ निकले हुए 2 एरोज, मतलब हुए टोटल 4। तो ऑपोजिट साइड्स ऑपोजिट एंगल्स, एडजेसेंट साइड्स एडजेसेंट एंगल्स, इन चारों को बोला जाता है एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम। दिस इज पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेलल लाइंस और जीएम मतलब पैरेललोग्राम। तो ये जो है वो है 4 एलिमेंट्स। अब इन्हीं 4 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या हुआ, ऑपोजिट साइड्स का बारे में देखो, इक्वल होते हैं भाई, ठीक है। दूसरा उसी के बारे में है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। तीसरा, एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं, 180 डिग्री उनका सम होता है, इसका मतलब सप्लीमेंट्री होते हैं। और फोर्थ कौन है, एडजेसेंट एंगल्स, सॉरी एडजेसेंट साइड लिखा क्या मैंने, और कौन बचा, ऑपोजिट एंगल्स। ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। ये 4 प्रॉपर्टीज हुई। एंड 5वां प्रॉपर्टी है डायगोनल्स बाइसेक्ट। देखो मैंने बाइसेक्ट कैपिटल क्यों लिखा है, क्योंकि ओनली बाइसेक्ट, दे डू नॉट, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो लोग बाइसेक्ट करें परपेंडिकुलरली, ठीक है। सो परपेंडिकुलरली कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, पर जरूरी नहीं है वो बाइसेक्ट करते ये जरूरी है, दैट्स व्हाई ओनली बाइसेक्ट इज रिटन इन कैपिटल लेटर एंड नथिंग अदर। चलो अब इसी के बाद आता है पैरेललोग्राम से डिराइव हुआ, पहले वो लिख लेते हैं उसका, कि एक पैरेललोग्राम, सॉरी इसको नाम देना है ना, रेक्टेंगल। तो पैरेललोग्राम विथ 1 और ऑल एंगल्स 90। तो अगर सारे एंगल्स 90 है तो ये एक प्रॉपर्टी हुआ, और ये पांचों तो है ही उसके, क्योंकि वो रेक्टेंगल है, ये पैरेललोग्राम है। तो 5 प्रॉपर्टीज हुई, जिसमें से एक कौन है, ऑल एंगल्स आर 90। बाकी सारे प्रॉपर्टीज हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल तो है ही, एडजेसेंट एंगल्स 90 90 180 होते हैं, ऑपोजिट साइड्स दोनों डबल लिखा है क्या मैंने, ये एंगल है यार,
और डायगोनल्स बाइसेक्ट। चलो सर हाँ शायद से लावण्य ज्वाइन कर रही है। चलो इसके बाद कहाँ था, रेक्टेंगल हो गया, पैरेललोग्राम ओके, तो 5 प्रॉपर्टीज हो गई। अब आता है फोर्थ जो कि पैरेललोग्राम से निकले हुए आया। कौन आया, रोम्बस। अब रोम्बस कौन है, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें देखो यहाँ पे ऑल एंगल्स 90 हुए थे ना, मतलब इक्वल है, इक्वल। वैसे ही पैरेललोग्राम विथ ऑल साइड्स इक्वल। अगर ऑल साइड्स इक्वल है तो पैरेललोग्राम तो है ही, मतलब पांचों भी है, पर ऑल साइड्स इक्वल। तो इसमें एक प्रॉपर्टी ऐड होती है, कौन सी, डायगोनल्स बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली। अभी मैं इसको कैपिटल कर रहा हूं, ठीक है। तो जब तुम रिवाइज करोगे तो तुम्हें यह दिखना चाहिए कि डायगोनल्स बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली इन रोम्बस, पर डायगोनल ओनली बाइसेक्ट इन केस ऑफ रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम। हाँ करेक्ट, ठीक है। ये हो गया रोम्बस का। अब इसमें पूरे पांचों प्रॉपर्टी तो आने वाली है ही पैरेललोग्राम की। फिर आता है स्क्वायर, और स्क्वायर कौन है, एक स्क्वायर एक ऐसा रोम्बस है जिसमें ऑल एंगल्स इक्वल हैं। तो अभी तुम्हें समझ में आना चाहिए रेक्टेंगल और स्क्वायर का फर्क क्या है। रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम विथ ऑल एंगल्स इक्वल बट नॉट नेसेसरीली sides are equal. But square is a rhombus. This means square has all angles 90 as well as all sides equal. समझ में आया। तो स्क्वायर कौन है, रोम्बस विथ ऑल एंगल्स 90 दैट इज इक्वल। अब स्क्वायर इज अ रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, तो इसमें वो पांचों प्रॉपर्टी आनी है। प्लस वन कौन है, ऑल एंगल्स 90 एंड ऑल साइड्स इक्वल, बस। और एक लास्ट में सिक्स्थ वाला एक डायग्राम आता है जिसको बोला जाता है काइट। इस काइट का ऊपर वाले किसी से लेना देना नहीं है, लेना देना मतलब ऐसे बनते नहीं है किसी से। जैसे हमने कंडीशंस बदली और नया नया डायग्राम मिलते चले गए ना, तो काइट एक ऐसा डायग्राम है जो कौन है, ऐसा पतंग की तरह, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड काइट। इसमें देखो ये दोनों साइड सेम है और ये दोनों साइड्स इक्वल है, पर ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं है, ठीक है। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल होते और ये दोनों भी साइड्स इक्वल है, इसका मतलब अगर ये दोनों इक्वल होते तो वो एक रोम्बस भी बन जाता। मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये डायग्राम है देखो कि एक दूसरा ये एक लाइन हो गया, अब तीसरा भी इक्वल बनाया है मैंने ऐसा, ये तीनों इक्वल है मान लो। तो अगर ये तीनों इक्वल है तो आने वाली लाइन इसके पैरेलल बनती एंड ये एक ट्रेपेजियम बनता विथ दीज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अगर मैं इधर लिखता थोड़ा सा ऐसा ऑपोजिट, तो ये अगेन रोम्बस, सॉरी मतलब क्या बनता, एक सेकेंड में दिखाता हूँ तुम्हें अच्छे से। ये दोनों इक्वल हैं और अगर मैं इसी के इक्वल अगर इधर ले आता तो इधर वाली छोटी बनती, तो इसमें कोई डायग्राम बनता ही नहीं, ठीक है। ये तीनों बनते और ये अलग बनता तो कोई डायग्राम नहीं बनती। पर ऐसे केस में कौन सा केस है ये, जिसमें दो अलग अलग एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। अलग अलग यानी कि अगर मैं इन दो साइड्स की बात कर रहा हूं तो इन दो साइड्स में से कोई भी दूसरे पेयर को नहीं बनाएगा, यानी कि दिस इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स विच इज डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। तो इसमें ऐसे कहा जाता है कि टू डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग, डिस्टिंक्ट पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। कौन है, एडजेसेंट साइड्स। कौन से पेयर्स हैं, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट यानी कि दो पेयर्स अलग अलग, ये पहला हुआ ये दूसरा हुआ, इसमें आने वाले कोई भी साइड दूसरे पेयर में कोइंसाइड नहीं होते हैं, तो इसको बोलते हैं टू डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग, डिस्टिंक्ट पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ये इसकी बेसिक आइडेंटिफिकेशन, मतलब आइडेंटिफाई करने की प्रॉपर्टी हुई। अब इसमें जो प्रॉपर्टीज हमने पैरेललोग्राम में पढ़ी थी वैसा इसमें एक ही है। एक ही मतलब ये एक तो हुआ ही, ये एक तो है ही, और सेकंड इज डायगोनल्स। अगर मैं निकालूंगा, चलो मैं डायगोनल्स दिखाता हूं तुम्हें।
क्या ये परपेंडिकुलर दिख रहा है? सर एक बार फिर से बोलना, आपकी आवाज बराबर से नहीं आई थी। मैंने बोला हाँ। काइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? काइट के स्ट्रक्चर में दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं। अब इसमें देखो ये दोनों इक्वल हैं और इसमें ये दोनों इक्वल हैं, पर इन दोनों के बारे में कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब अगर मैं दो एडजेसेंट साइड के पेयर उठाऊंगा, व्हाट इज पेयर? पेयर मतलब जोड़ियां। दिस इज फर्स्ट साइड, दिस इज सेकेंड साइड, देन इन दोनों को मिला के हुआ एक पेयर। इन दोनों मतलब इन दोनों से मिलके एक पेयर बना है। तो इस पेयर बनने के लिए लगने वाले दोनों साइड्स में से कोई भी एक साइड दूसरे पेयर को बनाने में हेल्प नहीं करेगी। दूसरा पेयर पूरे दोनों अलग साइड से बना हुआ है। तो पहला पेयर अगर इन दो साइड से बना तो दूसरा पेयर इन दो साइड से बना, ना कि इन दो साइड से। यानी कि जो दोनों पेयर्स हैं उनमें कोई भी साइड्स कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, इसलिए ऐसे कहते हैं टू डिस्टिंक्ट पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड। ऐसे दो पेयर जो आपस में अलग अलग हैं, आपस में अलग अलग हैं, तो टू डिस्टिंक्ट पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। यानी कि ये दो एडजेसेंट साइड इक्वल हुए, ये दो एडजेसेंट साइड इक्वल हुए। अगर ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर मिले जिसमें दोनों पेयर अलग अलग ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल अगर मिलता है तो वो काइट है। और काइट के लिए ये एक बेसिक आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टी है। मतलब इसको देख के तुम ऐसी प्रॉपर्टी अगर मिलती है तो वो क्वाड्रिलेटरल काइट कहलाएगा, ये तुम डायरेक्टली कह सकते हो। उसकी एडिशनल प्रॉपर्टी क्या हुई कि उसका वन डायगोनल यानी कि इसका एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करता है परपेंडिकुलरली। समझा? अब तक हमने बाइसेक्ट देखा, परपेंडिकुलरली देखा, मतलब बाइसेक्ट सर परपेंडिकुलरली। पर इसमें क्या है, एक सेकंड, इसमें क्या है? वन डायगोनल बाइसेक्ट द अदर परपेंडिकुलरली। यानी कि जो एक डायगोनल है, एक ये दोनों तो देखो बाइसेक्शन हुआ है, पर अगर इसका देखेंगे जिसने बाइसेक्ट किया है वो बाइसेक्ट नहीं होता, वो इंटरसेक्ट हुआ है। यानी कि इन दोनों की लेंथ अलग अलग है, जो ऊपर वाला हिस्सा है और नीचे वाला लंबा है। यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? दो इक्वल हिस्सों में बांटना। तो ये डायगोनल तो बट गई, यहाँ पे दोनों इक्वल इक्वल बट गए, पर एक दूसरा वाला नहीं बटा। यानी कि वन डायगोनल बाइसेक्ट्स द अदर परपेंडिकुलरली। हाँ अब बोलो, कौन बोल रहा था? मैं राजेश हाँ बोल बोलो। रही थी। तो हम शायद से स्क्वायर और स्क्वायर रूट करने वाले थे, तो ये हाँ बीच में हाँ, थर्ड डिजिट कैसे ये आया? भी तो बाकी है तुम्हारा, ये भी कहाँ किया है हाँ, तुमने? ये वो है, लेकिन हेडिंग हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का डाल रहे हैं, वहां से ऐसे कैसे नेक्स्ट पेज पे आ करें? गया मैं, और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के लिए तुम्हें स्क्वायर पता होना चाहिए था, तो मुझे लगा कि तुम्हारा ये रिवाइज हुआ नहीं है। दैट्स वाई वी स्टार्ट, मतलब आई स्टार्टेड कि अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का भी रिवीजन हो जाए, क्योंकि ये भी चैप्टर बचा था और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट तो बचा ही है तुम्हारा। बाकी रिवाइज करने के लिए क्या डेटा हैंडलिंग किया है हमने, कंपेयरिंग क्वांटिटीज भी हुआ है, क्यूब एंड क्यूब रूट किया है, तो ये दो ही चैप्टर्स बचे थे तुम्हारे, तो ये एक हुआ है। समझ में आया? मतलब इसलिए ये पहले किया, अभी मैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में शिफ्ट होने वाला हूँ। ऐसे नहीं कि आज के दिन में सिर्फ एक ही चैप्टर रिवाइज करना है, दोनों भी करने। पर उसमें तुम्हें स्क्वायर बता रहा था ना मैं, तो स्क्वायर क्या होता है, क्यों होता है, वो सब यहाँ पे ये बताना जरूरी था। आया क्या? हाँ सर। हाँ, तो आए गए सारे 6 डायग्राम्स, इन्हीं पर है पूरा चैप्टर। तो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर भी रिवाइज हो चुका है, हो चुका है मतलब इतना ही है। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, मेरी डायग्राम्स पे मतलब एंगल्स पे मत जाना। निकालो, 60 डिग्री है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच, फाइंड।
छोड़ो, इसके क्वेश्चंस में अभी बनाने से अच्छा है वो मेन टेक्स्ट बुक में से आएंगे वही करेंगे, टेक्स्ट बुक सॉरी प्रैक्टिस शीट्स में से आएंगे वही करेंगे। तो हाँ, मैं इसमें बारे में बता रहा था कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो तुम्हारा क्वेश्चन सिंपली ऐसे बनता है कि दिस इज 60 डिग्री, तो बाकी के एंगल्स निकालो। हाँ, अब बाकी के एंगल्स निकालो एंड हाँ दिया गया है कि दिस इज पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज 5 है। 5 है मतलब एक डायगोनल का है, इसमें कोई डायगोनल नहीं है तो हम उसका यूज नहीं करेंगे। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये 60 बन गया। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी कि 60, दिस इज 180 माइनस 60, ये वाला। क्यों? क्योंकि 60 और इसका सम 180 होना चाहिए, तो 180 माइनस 60 मतलब ये एंगल बन गया 120। ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे कि फाइंड दिस एंगल, उसमें तुम्हें सिर्फ यूज करना है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज का। फिर दूसरा पूछेंगे कि मान लो ये x माइनस 3 है एंड दिस इज 7x प्लस 4 है। मतलब मैंने रैंडमली लिखा है, पर ऐसे केस में क्या करना है हमें, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो x माइनस 3 इक्वल टू 7x प्लस 4, यही लिखना है। अब ये इक्वेशन गलत बनेगा, मतलब इसमें ये आंसर नहीं बनेगा, पर इनमें इक्वल है तो इसको तुम शिफ्ट करोगे इधर, इसको शिफ्ट करोगे इधर, और वैसे आंसर आने वाला है। समझा? समझा क्या क्वेश्चंस कैसे आएंगे? तो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में जितना नॉलेज की जरूरत थी वो हमारे उस स्लाइड में हुई है। मैं वो पूरा भेजूंगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। अभी डायरेक्टली करते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स बड़ा चैप्टर है, कोशिश करता हूं मैं पूरा आज खत्म करने की। पहले समझो स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर हमने अभी भी देखा क्या है, एक ऐसा रोम्बस जिसमें सारे एंगल्स 90 डिग्री। तो दिस इज अगर x है तो सारे एंगल्स भी साइड्स भी इक्वल होंगे। तो जब इसका एरिया निकाला गया, एरिया यानी कि ऐसे एक 2D डायग्राम है जिसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया ये देखा गया है। तो अगर ये देखा गया तो बोला गया कि भाई देखो 1 2 3 4 5 6, तो मैं अगर इतने ही डिस्टेंस के टुकड़े अगर लूंगा तो 1 2 3 4 5 और 6, इसको इग्नोर कर देना। हाँ, ये भी इक्वली टुकड़ा ऐसे मान लो तो 6 टुकड़े इधर अगर होते हैं तो इधर भी 6 टुकड़े होते हैं, और इसका एरिया नापा गया तो वो पाया गया कि दैट इज 6 इंटू 6। इसका मतलब x इंटू एक्स। तो बेसिकली एक ऐसा स्क्वायर शेप जिसकी साइड x है, इसका एरिया कितना होगा, इसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया, दैट इज आवर स्क्वायर। तो x की पावर 2 मतलब 2 बार मल्टीप्लीकेशन। तो स्क्वायर का कॉन्सेप्ट इतना ही है कि कोई किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, तो अगर उस नंबर के साइड की लेंथ अगर ली जाए और उससे अगर एक स्क्वायर शेप बना दिया जाए तो उस शेप ने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया, दैट इज द स्क्वायर। और अगर मैंने किसी स्क्वायर शेप को लिया, इसने मुझे पता है कि इतना एरिया ऑक्यूपाई किया मान लो, तो इसकी साइड कितनी होनी चाहिए, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। समझा? यानी कि किसी भी स्क्वायर नंबर किससे बना है, वो स्क्वायर रूट से बना होता है। और किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर बना दिया जाए तो उसका एरिया उसका स्क्वायर होता है। समझा? समझा कि नहीं समझा कुछ? समझा समझा। हाँ, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर है यानी कि 2 बार मल्टीप्लिकेशन है। तो तुम्हें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21 22 23 24 25 इतने स्क्वायर्स याद होने चाहिए। मैंने 20 तक बोले हैं पर इनका यूज भी आएगा, तो ये अगर है तो यू आर इन प्लस पॉइंट। बताओ, शुरू करो तुम स्क्वायर नंबर्स। 1 4 हाँ 3 हाँ हाँ 16 हाँ 3 का स्क्वायर। 9 9 16 हाँ 25 नेक्स्ट 36 बोलो, 49 बोलते रहो। 64 81 100 121 144। नहीं पता, नहीं पता, इसके आगे नहीं पता है, 13 का नहीं पता। इसके आगे ही नहीं पता ना, वही तो। लावण्य, लावण्य किधर है? है सर वैसे क्लास में तो।
पता नहीं कहाँ चली गई। 13 का है 169, 14 का है 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 has 289, 18 is 324, 19 361 and 400. This is 441, this is 484, this is 529, this is 576 and this is 625. अब देखो इसमें तुम्हें देखना है पैटर्न। यूनिट डिजिट्स देखो 14965694110। अगर मैं इसके पहले अगर 0 लगा दूं तो 01496569410 उल्टे आए हैं। अगेन 149656941, मतलब 5 को अगर सेंटर माना जाए तो इधर की तरफ और इधर की तरफ सेम पैटर्न है क्या? नहीं। 6941 यूनिट डिजिट देखो। 6941 6941 6941, इसके नीचे भी 6941 का पैटर्न फॉलो होगा। ओके तो अभी देखो अगेन 1 का यूनिट डिजिट 1, 4 का सॉरी 5 का यूनिट डिजिट 5, 6 का यूनिट डिजिट 6 और 0 का तो 0 है। 1 का 1, 4 का 4 नहीं, 5 का 5, 6 का 6 और 0 का 0। 1 का 1, 5 का 5, इधर 26 का स्क्वायर लिखूंगा तो उसका भी यूनिट डिजिट 6 ही आना है ना? पर इधर मैं अगर पैटर्न देखूंगा तो 0 1 2 नहीं मिला, 3 नहीं मिला, 4 है, 5 है, 6 है, 7 नहीं मिला, 8 नहीं मिला, 9 मिला। इसका मतलब 2 3 7 8 ऐसे डिजिट्स हैं जो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट में नहीं आ सकते। बराबर है क्या? 2 3 7 8 कांट अपीयर या फिर डोंट अपीयर। इन यूनिट डिजिट प्लेस इन एनी स्क्वायर नंबर। आया? हाँ सर। तो कोई भी अगर तुम्हें एमसीक्यूज अगर आ जाए कि विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ढूंढो उसमें क्या यूनिट डिजिट ये दिख रहे हैं। अगर इसमें से कोई मिला तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। कोई भी नंबर ले लो, उसके यूनिट डिजिट में यही नंबर्स आने हैं, 0 1 4 5 6 9, बस इतने ही आएंगे। ठीक है, ये वाले मतलब ऐसे 0 1 4 5 6 9 इतने ही नंबर आएंगे। ये 4 नंबर नहीं आएंगे, सिर्फ 6 नंबर्स आएंगे, 6 डिजिट्स आएंगे यूनिट डिजिट पे। हो गया। दूसरा दूसरा पैटर्न क्या है इसमें, क्या बताना था? हाँ 5 वाला देखो, 5 1 6 एंड 0, मतलब जिसके यूनिट डिजिट में 0 है, जिसके यूनिट डिजिट में 1 है, जिसके यूनिट डिजिट में 5 है, जिसके यूनिट डिजिट में 6 है। ये नंबर्स हैं, ये नंबर्स हैं 5 6 0 एंड 1। इसका यूनिट डिजिट अगर तुम देखोगे तो अगेन सेम ही मिलेगा, जो नंबर है वही। इसका मतलब नेक्स्ट क्या आएगा कि देखो 0 1 5 एंड 6, इनका अगर यूनिट डिजिट हो तो स्क्वायर ऑफ दीज नंबर्स हैज यूनिट डिजिट सेम नंबर, सेम डिजिट एज रूट। तो अब ये उल्टा भी मतलब उल्टा भी ट्रू रहने वाला है कि अगर ये यूनिट डिजिट्स किसी स्क्वायर नंबर में मिलेंगे और वो अगर परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो उसका स्क्वायर रूट भी यूनिट डिजिट में यही नंबर कैरी करेगा। तो तीसरा मैं इसका कॉन्वर्स लिख सकता हूं कि 2 4 क्या नहीं, इसमें ये नहीं लिखने लायक है। ठीक है, इतना ही ठीक है कि अगर इनका स्क्वायर बनाते हो तो स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे यही नंबर्स आएंगे, और किसी स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना है और उसके यूनिट डिजिट्स अगर ये हैं तो उसके स्क्वायर रूट के यूनिट डिजिट भी यही मिलेंगे। आया? तो यूनिट डिजिट के साथ हमें खेलना है, और ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो 2 3 7 8 कहीं भी आ नहीं सकता स्क्वायर नंबर में, और 0 1 5 6 जो है वो सेम नंबर से अपीयर करेंगे, स्क्वायर हो या स्क्वायर रूट हो। तीसरा इज इंपॉर्टेंट। देखो ये देखो
कहाँ, क्या देखो क्या देखो, ये देखो, जब यूनिट डिजिट 0 है स्क्वायर 2 जीरोज आए, जब यूनिट डिजिट में 1 0 है स्क्वायर में 2 जीरोज आए हैं। इधर मैं जब अगर 30 का स्क्वायर लिखूंगा तो दैट विल बी 900, 2 जीरोज आएंगे। इसका मतलब हुआ क्या, बेसिकली यहाँ पे हुआ है 30 इंटू 30, तो ये एक जीरो और ये दूसरा जीरो, इधर 2 जीरोस बनाएगा और 3 इंटू 3 मिला के 9 हो रहा है, दैट्स वाई 30 इंटू 30 इज 900। 20 इंटू 20 अगर मैं करता हूँ तो ये एक जीरो और ये एक जीरो मिला के डबल जीरो तो आने वाला है, और 2 इंटू 2 मिला के ये 4 बना, दैट्स वाई 20 इंटू 20 इज 400। तो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर के अंदर जीरोस कितने मिलेंगे, इवन नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे, क्योंकि 2 4 6 8 ऐसे ही मिलेंगे, 3 5 7 एक जीरो कभी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि एक भी जीरो, मिनिमम एक जीरो है ना हमारे पास नंबर के पास, तो उसका स्क्वायर मिनिमम 2 जीरोस देगा। अगर मैं यहाँ पे 2 लेता हूं तो इधर 2 और 2 4 जीरोस बनेंगे। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि स्क्वायर नंबर्स में जीरोस का डबल होने वाला है, तो अगर नंबर ऑफ जीरोस डबल होने वाले हो तो 2 इंटू समथिंग दैट इज इवन नंबर। तो हमेशा क्या देखना है हमें, ओ ओ ओ क्या है ये, तो हमें क्या देखना है इधर, नंबर ऑफ जीरोस कैन नॉट बी ऑड। आया, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर हो तो उसके जीरोस ऑड नहीं हो सकते, 1 3 5 जीरोस वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। चौथा, इसमें देखो 1 3 5 7 9 ये ऑड नंबर्स हैं, इनका स्क्वायर देखो 1 9 25 49 81, क्या सारे ऑड नंबर्स हैं? हैं? हाँ। इवन नंबर्स देखो, 2 का आया 4, 4 का आया 16, 6 का है 36, 8 का है 64 एंड 10 इज इवन नंबर, इसका है 100। क्या इवन नंबर के सारे स्क्वायर्स इवन नंबर्स हैं? हाँ। इसका मतलब जब भी इवन नंबर आएगा तो स्क्वायर भी इवन आना है, ऑड नंबर आएगा तो स्क्वायर भी ऑड नंबर आना है हमेशा। करेक्ट है? हाँ सर। तो हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी है, ऑड का स्क्वायर इज ऑड, इवन का स्क्वायर इज इवन, एंड द फाइनल फिफ्थ, एक सेकेंड, 4 ही है। हाँ 4 ही है, मेन तो 4 ही है। अभी इसके बाद प्रॉपर्टीज में और अलग से शुरू होता है। चलो, तो बेसिकली ये जो मतलब ये बेसिक पार्ट्स थे, इनमें तुम्हें इतने ही प्रॉपर्टीज है जो याद रखने लायक हैं, जो कि बेसिक हैं। अब हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर के अंदर घुसने वाले हैं, उसमें आएंगे अच्छे खासे प्रॉपर्टीज। ये समझ में आया क्या बताओ? यूनिट डिजिट्स के बारे में, जीरोस के बारे में, और ऑड नंबर और इवन नंबर के बारे में आया? हाँ सर समझ आ गया। पक्का? पक्का। चलो, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है एडिशन ऑफ, है लावण्य लेफ्ट हो गई। लेफ्ट, ठीक है, एडिशन ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर्स, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 ऐसे करते करते ऐड कर रहे हैं हम। जहां भी रुकेंगे तो उसकी सम कितनी बनेगी ये पूछना है, ठीक है? तो इसका एक स्टेटमेंट ये है कि अगर मान लो मैं इस ऑड नंबर पे पहुंचा, ये फाइनल वाला ऑड नंबर है, ठीक है, तो प्लस करते करते चला गया, फाइनल ऑड नंबर है, तो ये फाइनल ऑड नंबर इस सीक्वेंस में कितनी नंबर पे बैठा है, कितने जगह पे बैठा है। जैसे ये फर्स्ट पोजीशन हुई, ये सेकंड हुई, ये थर्ड हुई, ऐसे चौथा पांचवी जगह हुई ना। फॉर एग्जाम्पल इसमें इसको कैसे इमेजिन करते हैं, शादी की पंगत बैठी है, पंगत, उसमें शुरू से लेकर के एंड तक ऐसे लोग बैठे हैं, और जो सबसे पहला बैठा है उसको मैं बोलूंगा 1 नंबर है भाई तू, उसके साइड वाला 2 नंबर वाला है, तीसरे वाला 3 नंबर है, ऐसे चलते रहा। पर जब मैंने उनके साथ मतलब मान लो चलो पहले आदमी से बात हुई, फिर दूसरे पे आया, फिर चौथे पे आया, ऐसे करते करते मैं आ रहा हूँ,
पर मैं जब बात कर रहा था मैं देख रहा था कि उसके पास कौन सा नंबर लेके रखा हुआ है, ठीक है। तो उसके पास कौन सा नंबर है, ये नंबर है। मतलब पहले आदमी के पास एक नंबर लिखा हुआ पार्टी है, दूसरे आदमी के पास 3 नंबर लिखा हुआ पार्टी है, तीसरे आदमी के पास 5 नंबर लिखा हुआ पार्टी, उसने में जैसे पार्टी दिखा है उस पर लिखा हुआ था 5, चौथे आदमी के पास 7 लिखा हुआ पार्टी था। तो ऐसे चलता चला गया मैं, और जो आखिरी वाला आदमी था उसके पास फॉर एग्जाम्पल मान लो 57 नंबर लिखा हुआ है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इस रो में कितने लोग बैठे हैं, है ना। तो जो 57 पट्टी लेके जो बैठा है आदमी, वो कितने नंबर पे बैठा है, पहला दूसरा तीसरा, ऐसे करते करते सबको काउंटिंग हमेशा थोड़ी किया जाता है, बहुत टाइम जाएगा। पर मैंने एक पैटर्न नोटिस किया कि अरे ये तो सिर्फ दो दो के डिफरेंस है, 1 + 2 = 3, 3 + 2 = 5, 5 + 2 = 7, ऐसे करते चले जाऊंगा। इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, दिस इज ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स होते हैं 2n - 1। n मतलब क्या होता है, पोजीशन वैल्यू। अब यहाँ पे आया पोजीशन वैल्यू, यानी कि कितने नंबर पे बैठा है, इसको बोला जाता है पोजीशन वैल्यू। क्या बोला जाता है, पोजीशन वैल्यू। हाँ, मतलब उस नंबर की 57 की पार्टी किसके पास थी भाई, कितने नंबर पे बैठा है तू, दैट्स इट्स पोजीशन वैल्यू। तो ये पोजीशन वैल्यू कैसे निकालते हैं, सिंपली एड 1 एंड डिवाइड बाय 1। अब देखो, दिस इज फॉर्मेट ऑफ ऑड नंबर। अगर ये है, मतलब मान लो चलो मैं 2p - 1 = n लिखता हूं। n मतलब है मेरा पोजीशन, सॉरी 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 सॉरी, उल्टा हुआ है। दिस दिस इज ऑड नंबर एंड दिस इज n। हाँ यार, तुम्हें कंफ्यूजन होगा बाद में। तो 2n - 1 यानी कि पहले नंबर पे कौन बैठा है, तो मैं 2 × 1 करूंगा, दैट इज 2 - 1। ऑड नंबर कौन है, 1, दिस इज ऑड नंबर। दूसरे जगह पे जो बैठा हुआ आदमी है उसके पास कौन सी पार्टी है भाई, तो इधर लिखूंगा मैं 2, 2 × 2 4, 4 - 1 दैट इज 3। तो दूसरे नंबर के पास 3 की पार्टी आई। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें लॉजिक समझा रहा था, नहीं समझ में आता है छोड़ दो। तो दिस इज फॉर्मेट कि भाई पोजीशन वैल्यू के साथ ये रिलेशन बनता है ऑड नंबर का। तो अगर मुझे ऑड नंबर दिया होता, यानी कि p दिया होता, तो मुझे n निकालना है। यानी कि अगर 2n - 1 = p, तो 2n = p + 1 एंड n = p + 1 / 2 आया। इसका मतलब मुझे जो भी पोजीशन वैल्यू चाहिए, ये पोजीशन वैल्यू की बात कर रहे हैं हम, उसमें क्या करना है, ऑड नंबर +1 / 2, खत्म। इतना ही करना है, तब तुम्हें पोजीशन वैल्यू मिलेगी। चलो, तो बेसिकली तुम्हें ये समझाने का मकसद ये था कि जब भी तुम्हें ये ऑड नंबर मिले p, ठीक है, तो p इज अ ऑड नंबर या फिर लास्ट ऑड नंबर, तो ये क्या बनेगा, p + 1 / 2 का स्क्वायर, या फिर तुम इसको n² बोलो और n को बोलो n इज अ पोजीशन वैल्यू। दो दो अलग अलग वेरिएबल करने से अच्छा है एक वेरिएबल रखो, दूसरे को निकालो। इसका मतलब ये है, ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए किया, रिकॉर्डेड है तो तुम्हें समझ में आ ही जाएगा बाद में। जब ऐसे जाएगा, फाइनल ऑड इक्वल टू n² एंड n इज अ पोजीशन वैल्यू वेर n = p + 1 / 2, ऐसे लिखना। ऐसे लिखना है मतलब सिंपली तुम्हें पता चलेगा कि भाई n निकालने के लिए p + 1 / 2 करना पड़ेगा, जो जहां की p कौन है, p इज लास्ट ऑड नंबर। तो लास्ट वाले ऑड नंबर में +1 करो, /2 करो, उसका स्क्वायर बना दो, वहां तक की सारी एडिशन मिल जाएगी। अब देखो, 1 + 3, 1 + 3 + 5, 1 + 3 + 5 + 7, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, बिना एडिशन किए डायरेक्टली स्क्वायर निकाल के बता सकते हो इसका एडिशन कितना होगा। 1 + 3 = 4, दैट इज 2 का स्क्वायर। अब मैं एडिशन नहीं करूंगा, ये 3 लोग दिख रहे हैं, 3 लोग मतलब 3 का स्क्वायर दैट इज 9, 4 लोग दिख रहे हैं मतलब 16 क्योंकि 4 का स्क्वायर है, 5 लोग मिल रहे हैं यानी कि 25 दैट इज 5 का स्क्वायर। आ रहा है क्या, हाँ सर। ये 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर मतलब ये 4 5, ये क्या है, दिस इज पोजीशन वैल्यू ऑफ लास्ट ऑड नंबर।
तो लास्ट ऑड नंबर की पोजीशन वैल्यू है, उसका स्क्वायर बनाओगे तो पूरी सम मिलेगी सक्सेसिव ऑड नंबर्स की एडिशन का। समझ में आया क्या? हाँ सर। पक्का? पक्का। तो तुम मुझे बताओ, अगर मैं 92 तक लेके जाता, सॉरी 91 तक लेके जाता, ऐसे करते करते 91 तक लेके गया, कितना होगा सम? मतलब किसी स्क्वायर के फॉर्म में बता सकते हो तुम, ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है। किसका स्क्वायर होगा ये बताओ, किसका स्क्वायर होगा, यानी कि पोजीशन वैल्यू का स्क्वायर होगा। पोजीशन वैल्यू क्या होगी इसकी? दो मिनट में भूल गए क्या? अरे अभी तो बताया जस्ट ऊपर। गया गया नहीं, मतलब वो समझ नहीं आया एक से। समझ ही नहीं आया? अभी तो पूछा तो बोला हाँ सर, यस सर। अरे नहीं नहीं, जो आपने एग्जांपल अभी लिखा है ना वो समझ नहीं आया। क्यों? दिस इज ऑड नंबर्स, सारे ऑड नंबर्स हैं, सारे सक्सेसिव ऑड नंबर्स हैं। अगर सक्सेसिव ऑड नंबर्स की सम पूछी है तो लास्ट ऑड नंबर का पोजीशन वैल्यू निकालो, उसका स्क्वायर निकालना है। सक्सेसिव ऑड नंबर्स का एडिशन इज द स्क्वायर नंबर, एंड किसका स्क्वायर होगा? लास्ट ऑड नंबर के पोजीशन वैल्यू का स्क्वायर होगा। कितने नंबर पे बैठता है ये बंदा? +1/2 करूंगा, +1/2 यानी कि 92 डिवाइड बाई 2, दैट विल बी 46, एंड 46 का स्क्वायर विल बी द सम ऑफ दिस सीक्वेंस। नहीं समझा? हाँ अभी समझा, अभी समझा, अभी समझा। कुछ भी, कुछ नहीं समझा। अरे नहीं ना सर, अभी एक्चुअली समझा। तो बताओ, 1 + 3 + 5 ऐसे करते करते अगर मैं 69 तक लेके जाऊं तो क्या होगा इसका? 69 तक? हाँ, एक सेकंड रुकना, आ गया बस। 35। 35 का स्क्वायर बनेगा। हाँ। हाँ 35 का स्क्वायर। चलो, ये हो गया सक्सेसिव एडिशन ऑफ ऑड नंबर्स। अभी तुरंत मतलब स्क्वायर निकालने की टेक्निक्स देखते हैं, हाउ टू फाइंड स्क्वायर। ठीक है, 5 मिनट में देख लेंगे, उसके बाद स्क्वायर रूट्स वगैरह कल करना पड़ेगा। फाइंड स्क्वायर्स, अब स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं उसकी 4-5 टेक्निक्स है, जिसमें से पहला, इफ यूनिट डिजिट इज 5, अगर यूनिट डिजिट 5 हो तो कैसे स्क्वायर निकालेंगे? मान लो 45 का स्क्वायर निकालना है, 35 का स्क्वायर निकालना है, 95 का स्क्वायर निकालना है, 105 का स्क्वायर निकालना है, एंड 125 का स्क्वायर निकालना है। क्या करोगे? करना क्या है, लास्ट में 25 लिख दो, जो बचा, ये 25 5 का है ऐसे मान लेना है, ठीक है? तो क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है, जो बचा उसके जस्ट बाद वाला नंबर लेना है, उसका मल्टीप्लाई। 4 × 5 दैट इज 20 एंड 25, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 45 स्क्वायर। 35 का स्क्वायर क्या होगा? 3 इंटू जस्ट बाद वाला नंबर 3 × 4 दैट इज 12 25, 9 इंटू कितना? 9 × 10। 10 जस्ट बाद वाला नंबर दैट इज 25, दैट इज 9025। यहाँ पे बताओ। 10 × 11। यस, तो 10 × 11 इज है, अरे 11 × 10। अरे प्रोसेस नहीं हो रहा है मेरा दिमाग। हो गया तुम्हारा? अरे 11 × 10, अरे 110, सॉरी 11025। ये क्या बनेगा? 12 × 13 एंड आगे 25, इट विल बी 15625। बस, दिस इज फर्स्ट टेक्निक। सेकेंड टेक्निक इज a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। इस फॉर्मूला का यूज हमेशा कोई भी नंबर हो, मान लो 27 का स्क्वायर निकालना है, इसको करो 20 + 7। अगर मान लो 92 का निकालना है, इसको करो 90 + 2। अगर 90 नहीं 86 का करना है तो इसको करो 80 + 6। a + b के फॉर्म में आया, a + b का होल स्क्वायर करना है तो सिंपल a + b के फॉर्मूला में पुट कर दो। a मतलब है 20 तो 20 का स्क्वायर, b मतलब है 7 तो 7 का स्क्वायर,
2 इंटू ए बी यानी कि 2 इंटू 20 इंटू 7, तो 2 इंटू 20 इंटू 7, इसका आंसर निकालोगे तो 400, 7 का स्क्वायर 49, 20 इंटू 2 इंटू 7 दैट इज एडिशन में कितना 280। इनकी सम करोगे तो डायरेक्टली 27 का स्क्वायर निकलेगा। बहुत तेज किया है, समझ में नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला में पुट करना है, हमें जो वैल्यूज मिलती हैं वो हमें पता होती है। क्यों पता होती है? क्योंकि 1 to 20 तक हमने स्क्वायर्स किए हैं, 1 to 10 तक भी किए ना तो भी इसमें आ जाता है। ठीक है, 1 to 10 क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो 9, 8, 2, 6 ऑल आर सिंगल डिजिट्स। अगर मैं 90 प्लस 2 कर रहा हूँ इसका मतलब ये 90 दैट इज 9 इंटू 10। तो जितने जीरोस हैं उतने आगे दोगे और 9 का स्क्वायर लिखोगे। तो 90 का स्क्वायर मतलब कौन? 81 के आगे 2 जीरोस, क्योंकि एक जीरोस है। 9 का स्क्वायर 81 प्लस दिस इज बिकम 4 और इंटू 2 करोगे, 2 इंटू 2 दैट इज 4, 90 इंटू 4 दैट इज 360। इसका सम निकालना है। 80 प्लस 6, 8 का स्क्वायर 64 हमें पता है, आगे 2 जीरोस लगा दो, प्लस 6 का 36 प्लस दोनों का, अभी 12 इंटू 8 हो गया, 12 8 96 और 0 एक जीरो। इनका सम करने पर तीनों के स्क्वायर्स मिलेंगे। तो फाइंडिंग स्क्वायर इस फॉर्मूला से डायरेक्ट निकलता है। आया? हाँ सर। ओके, एक वन मोर पॉइंट, बाकी का तो कल ही करने वाले हैं। वन मोर पॉइंट कि ऐसे ये जो है इनमें अगर तुम्हें ऐसा मिले 1 2 5 5 6, ऐसा मिलेगा नहीं, पर ये जो लॉजिक है वो सारी जगह पे मतलब काम आता है कि तुम्हें ये जो लास्ट का 5 है इसके लिए 25 तो देना है, पहले पूरा आएगा कितना भी नंबर हो, मतलब वो डिजिट्स लिमिटेड नहीं है, जितने भी डिजिट हो सकते हैं उसमें सारे में आएगा वो। ठीक है, तो सिंगल डिजिट तो है ही, डबल डिजिट 5 3 डिजिट्स वगैरह भी आते हैं तो भी मतलब इसी रूल से होगा जिसका यूनिट डिजिट 5 है। हाँ, कोई दिक्कत है? कुछ नहीं। पक्का? पक्का। तो सारा समझ में आया कि बहुत हेवी हुआ है? नहीं नहीं, वैसे समझ आ गया। वीडियो की स्पीड में एडजस्ट करके देख लूंगी पूरा। ओके ठीक है, चलेगा फिर। मिलते हैं कल, इसी को कंटिन्यू करते हैं, स्क्वायर रूट्स फाइंड करना है कल। बाकी तो ठीक है, मैं देखता हूँ। अभी हाँ, रिवीजन वाले हुए हैं पर प्रैक्टिस जब करोगे तो ज़्यादा क्लियर होगा तुम्हें। ठीक है, तो मैंने जो शीट भेजी है उसको देखो, सिंपल सिंपल वाले क्वेश्चंस तो तुम्हें आ ही जाएंगे, सिमिलर वाले क्वेश्चंस छोड़ना। अलग अलग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस लेना, उनको सॉल्व करने पर डाउट्स आते हैं तो डाउट्स पूछना, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं। फिर डाउट्स नहीं पूछोगे तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियरिटी की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, टाटा। हाँ हाँ ठीक है। ये लावण्या मैडम तो आई और बात बिना बात किए चली ही गई, पता नहीं कहाँ है। क्या हुआ सर?